हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का एक प्रॉब्लम। ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो गेट के एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में या फिर एकेडमिक्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम स्लाइस पे डिपेंड होता है। यस, टाइम स्लाइस भी बोलते हैं या फिर टाइम क्वांटम भी बोलते हैं। यस, टाइम क्वांटम यहाँ पे हमें दिया जाता है, उतने ही टाइम में हमें प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है अकॉर्डिंग टू अराइवल टाइम। अगर यहाँ पे टाइम क्वांटम हमें 4 दिया है तो हमें 4 तक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद अनदर प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी। वो कैसे करेंगे ये इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड P4 with length of CPU burst time. Find out average TAT and average waiting time. यहाँ पे टाइम स्लाइस दैट इज टाइम क्वांटम दिया है 4ms। यस, देखिए यहाँ पे प्रोसेसेस दी गई है हमें P1, P2, P3 एंड P4। अराइवल टाइम भी दिए है एंड बर्स्ट टाइम भी दिए है। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे थ्योरी लिखी है, आप पढ़ सकते हो कि जो राउंड रॉबिन एल्गोरिदम है वो फिक्स टाइम स्लाइस पे डिपेंड होता है। यस, यहाँ पे कितना टाइम है 4ms। उसी के साथ ही हमें ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, डायरेक्टली हम टेबल पे जंप करते हैं। देखिए मैंने प्रोसेसेस लिखी है P1, P2, P3 एंड P4। अराइवल टाइम भी लिखा है एंड बर्स्ट टाइम भी लिखा है। ओके, अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमारी जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम है ना, मैं पूरी प्रोसेस स्टेट डायग्राम यहाँ पे नहीं ड्रॉ कर रही हूँ। यस, यहाँ पे है रेडी स्टेट दैट इज रेडी क्यू। यस, और ये है रनिंग। एक रेडी क्यू होता है हमारे प्रोसेस स्टेट डायग्राम में और एक रनिंग क्यू होता है। ओके, रेडी स्टेट मीन्स क्या कि जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने वाली है, रेडी है पूरी, वो रेडी क्यू में आ जाती है और जब वो एग्जीक्यूट होती है तो वो फिर रनिंग स्टेट में चली जाती है, रनिंग क्यू में चली जाती है। और जब भी कोई प्रोसेस टाइम आउट हो जाता है उसका या फिर सीपीयू एलोकेट नहीं होता है तब वो रिटर्न आ जाती है रेडी क्यू में। यही फंडा यहाँ पे यूज होता है। मीन्स व्हाट कि हमें सिर्फ गैन चार्ट ही ड्रॉ नहीं करना है, हमें पहले रेडी क्यू एक मेंटेन करना है, देन अकॉर्डिंग टू रेडी क्यू फिर हमें गैन चार्ट ड्रॉ करना है। ओके, ये जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम है या फिर पीसीबी का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होगा। यस, पीसीबी मीन्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक किस लिए यूज होता है, सारी की सारी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। प्रोसेस आईडी होता है, प्रोसेस स्टेट होती है और बहुत सारे फील्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। यस, इसके साथ हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मीन्स क्या होता है मैम, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसके साथ साथ फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए प्रोसेस P1 से हम स्टार्ट करते हैं। यस, हमारा टाइम स्लाइस कितना है, टाइम स्लाइस 4 दैट इज टाइम क्वांटम है 4। ठीक है, तो पहले ऑब्वियसली अराइवल टाइम किसका 0 है, प्रोसेस P1 का ना। पहले जो प्रोसेस P1 है उसी को हम रेडी क्यू में एंटर करवाएंगे। क्यों, क्योंकि अराइवल टाइम P1 का 0 है। तो उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि और किसी का यहाँ पे 0 अराइवल टाइम है क्या, तो नहीं है ना। दैट मीन्स क्या कि P1 एक लौती ऐसी प्रोसेस है जिसका अराइवल टाइम 0 है। फिर क्या करेंगे, डायरेक्टली ये P1 को हम रनिंग क्यू में लिख लेंगे। यस, अराइवल टाइम यहाँ पे 0 था और ये जो P1 है फिर वो कितने टाइम तक एग्जीक्यूट होंगी, वो होंगी 4ms तक एग्जीक्यूट। क्योंकि हमें टाइम क्वांटम दिया है तो इसीलिए P1 एग्जीक्यूट होंगी ओनली 4 तक। समझ में आ रहा है। अब देखिए कि यहाँ पे टाइम अभी 4 आ गया है। मीन्स क्या कि अब हम देखेंगे इन प्रोसेसेस में कि किसका अराइवल टाइम 4 है या फिर 4 से कम है। तो यहाँ पे P2 का, P3 का और P4 का, मीन्स क्या इन तीनों का भी अराइवल टाइम 4 से कम है। ओके, इन तीनों को हम यहाँ पे रेडी क्यू में लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ P2, P3 एंड P4। तो अब देखिए P1 यहाँ पे पूरी एग्जीक्यूट नहीं हुई है ना, क्योंकि P1 का बर्स्ट टाइम है 6। तो 6 में से हमने सिर्फ 4 ही यूनिट यूज किए हैं, है ना। फिर रिमेनिंग टाइम कितना बचा, 2 बचा है। तो उसके बाद P2, P3, P4 के बाद डायरेक्टली अभी P1 एग्जीक्यूट होंगी। क्यों, क्योंकि उसका टाइम तो बचा है ना। पहले इन सारी प्रोसेसेस को हम
रेडी क्यू में एंटर करवाएंगे, उसके बाद P1 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि P1 का टाइम तो बचा है, बर्स्ट टाइम है ना, तो यहाँ पे फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो कैसे यूज होगा, देखिए P1 का बर्स्ट टाइम था 6 है ना, तो उसमें से हमने 4 यूज कर लिए। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर P1 यहाँ पे आएंगी, रनिंग क्यू में आएंगी, तो फिर से क्या 0 से स्टार्ट होंगी? नहीं, वो रिज्यूम होंगी 4 के बाद। मीन्स जितना हमने छोड़ा था उसके बाद वो यूज होंगी, वो फिर से 0 से स्टार्ट नहीं होंगी। सो वैसे ही बाकी प्रोसेस का भी वैसा ही होगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। सो प्रोसेस स्विच हो रही है ना, तो यहाँ पे प्रोसेस P1 थी, अब यहाँ पे दूसरी प्रोसेस आएंगी तो वो स्विच हो रही है प्रोसेस टू प्रोसेस। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस टाइम भी वेरी होगा, टाइम भी चेंज होगा। ओके, समझ में आ रहा है? सो देखिए हमने P1 को तो एग्जीक्यूट कर लिया है, अब बारी है P2 की, है ना, तो यहाँ पे मैं P2 लिख रही हूँ। ओके, सो P2 यहाँ पे देखते हैं, 4 टाइम स्लाइस काउंट करना है। सो 4 तो हमने कर लिया, तो 4 - 4 0, मीन्स टोटली P2 अभी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ओके, सो फिर यहाँ पे कितना आएगा, 4 + 4 8। यस, मीन्स P2 अभी एग्जीक्यूट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली हम करते हैं P3। यस, सो यहाँ पे मैं P3 लिख रही हूँ, और अभी देखते हैं बर्स्ट टाइम P3 का कितना है, 9। सो 9 में से हमने 4 माइनस कर दिए, तो इट्स 5। सो 5 बर्स्ट टाइम अभी रिमेनिंग है P3 का। तो अभी एट दैट टाइम क्या करेंगे, हम P3 को भी यहाँ पे रेडी क्यू में लिख लेंगे। मीन्स क्या, ये अभी P3 भी रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम अभी बाकी है 5। ओके, समझ में आ रहा है? तो P1 के बाद एग्जीक्यूट होंगी P3। यस, तो P3 हो गया, अभी बारी है P4 की। सो यहाँ पे मैं P4 लिख रही हूँ। उसके पहले यहाँ पे P3 का टाइम कितना हुआ, फिर 8 + 4 इट्स 12। ओके, सो अब P4 की बारी है, तो P4 देखिए यहाँ पे P4 है 5। सो 5 में से 4 हमने कट कर दिए, तो इट्स 1। यस, सो P4 का भी एक बर्स्ट टाइम बाकी है ना, तो P3 के बाद यहाँ पे ऐड हो जाएंगी P4। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे 12 + 4 इट्स 16। तो अब देखते हैं रेडी क्यू में कि कौन सी प्रोसेस है नेक्स्ट, तो इट्स P1 है ना। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ P1। सो देखिए अभी P1 के पास जाते हैं, और सिर्फ 2 ही बर्स्ट टाइम बचा है P1 का। ओके, सो यहाँ पे हम 2 को कैंसिल कर लेंगे। अभी आप बोलोगे कि मैम टाइम स्लाइस तो 4 है, बट यहाँ पे 2 है, तो कोई बात नहीं है, जितना बर्स्ट टाइम है उतना ही हमें लेना है, ज्यादा का टाइम स्लाइस नहीं ऐड करना है ना। सो यहाँ पे 2 है, सो सिंपली आपको 16 + 2 करना है, दैट इज 18। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। ओके, जितना बर्स्ट टाइम है उतना ही लेना है। अब यहाँ पे क्या है, P3। ओके, सो P3 भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रनिंग क्यू में। ओके, सो P3 के पास जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे 5 है, तो 5 में से अभी हम 4 माइनस कर लेते हैं। सो बचा कितना, 1। तो P4 के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, P3 को ही लिख लेंगे, है ना, क्योंकि P3 का बर्स्ट टाइम अभी बाकी है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे 18 + 4 इज 22। ओके, सो P3 हो गया, अब बारी है P4 की। सो यहाँ पे मैं P4 लिख रही हूँ, और P4 के पास जाएंगे और देखेंगे एक ही बस टाइम बाकी है, तो कोई तो प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना, तो फिर यहाँ पे 0 कर देंगे, और सिंपली 22 + 1 23। अब देखिए यहाँ पे कोई भी प्रोसेस बाकी नहीं है, सिर्फ P3 ही बाकी है। यहाँ पे हमारे रेडी क्यू में भी P3 ही है। सो और कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं P3 लिख रही हूँ, और P3 में सिर्फ एक ही बस टाइम बाकी है ना, यहाँ पे 0 कर दे रही हूँ। यहाँ पे 23 + 1 होगा 24। ओके, सो P3 ये लास्ट प्रोसेस थी हमारी, जो कि रनिंग क्यू में भी थी और रेडी क्यू में भी थी। आई होप आपको रेडी क्यू और रनिंग क्यू का कॉन्सेप्ट समझ में यहाँ पे आ गया होगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, लास्ट से। जो ये गैंट चार्ट होगा ना, सो कंप्लीशन टाइम इसके लास्ट से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए लास्ट P3 है, तो P3 का कंप्लीशन टाइम हुआ 24, तो यहाँ पे लिख रही हूँ 24। देन P4 का है 23, देन P1 18 एंड P2 इज 8। तो अभी हमें टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, तो ये तो बहुत ही इजी है। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, इट्स इजी।
सो P1 के लिए कैलकुलेट करते हैं TAT. Completion time is 18 minus arrival time is 0, so it's 18. Then P2 के लिए completion time is 8 minus 1, 7. Then P3 के लिए 24 minus 2, 22. And P4 के लिए 23 minus 3, that is 20. अभी वैसे ही वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे. सो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है TAT माइनस बर्स्ट टाइम. ओके, सो टर्न अराउंड टाइम है हमारा 18 माइनस यहाँ पे बर्स्ट टाइम ये वाला लेंगे हम जो पहले का था, है ना, जैसे 6, 4, 9 एंड 5, ये बर्स्ट टाइम हम कंसिडर करेंगे. ओके, सो 18 माइनस 6, 12. देन 7 माइनस 4, 3. 22 माइनस 9, 13. एंड 20 माइनस 5 इज 15. सो इस तरह से हमने टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज. ओके, सो उसके लिए तो बहुत ही इजी फॉर्मूला है. सब अराउंड टाइम का हमें एडिशन करना है एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करना है. सो वो कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, एवरेज वेटिंग टाइम पहले कैलकुलेट किया है. सो ये हमारा टाइम वेटिंग टाइम आ गया है. उसके बाद टर्न अराउंड टाइम ये आता है. सो इस तरह से हमने एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया है. ओके, सो इस राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में आपको क्या ध्यान में रखना है? रेडी क्यू एंड रनिंग क्यू. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रेडी क्यू है. अगर आपने रेडी क्यू अच्छे से बना लिया तो आपका रनिंग क्यू ईजिली हो जाएगा और फिर आपको कंप्लीशन टाइम ईजिली मिल जाएगा. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. If you have any query, feel free to ask me. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.